हाय दोस्तों, मैं दादा चौधरी, फॉर्मर इंजीनियर इंचार्ज मुंबई पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था इनलैंड वेसल एक्ट, ISB इनलैंड स्टीम वेसल एक्ट 1 ऑफ 1917 के बारे में। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत छोटा में बताया था, लेकिन उसका पूरा करना जरूरी है। नॉलेज पूरा रखना जरूरी पड़ता है, तो इसलिए मैं उसका जो बाकी वीडियो है बहुत बढ़ाना नहीं चाहता है, छोटा करके और बता देता है आगे का जो एक्ट का बारे में। लॉ एंड जस्टिस का तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो एक्ट 1 ऑफ 1917 तैयार हो गया। तैयार होने का बाद उसको इम्प्लीमेंट होना है। तो जितना MMD है वो 1929 में MMD फॉर्म हो गया और एग्ज़ाम लेने को भी शुरुआत किया, लेकिन वो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस एडॉप्शन ऑफ लॉ 1937, उसका तहत हर एक प्रोविंस में वो लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। जैसा जो बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे कस्टल, जो पॉलिटिकल एंड सर्विस डिपार्टमेंट, उसने अडॉप्ट किया जो 35/5/1938, 31/5/1938 में अडॉप्ट किया। और कलकत्ता, इसका मतलब बंगाल प्रोविंस जो है, बंगाल प्रोविंस वो अडॉप्ट किया 7 ऑफ 1940। और जो मैड्रास प्रोविंस, जो वर्तमान में चेन्नई है, वो मैड्रास प्रोविंस है, उसने 31/3/1936 में एडॉप्ट किया। उसके बाद त्रिबांकुर प्रोविंस मतलब कोचीन, उसने 13 अक्टूबर 1956 को एडॉप्ट किया। उसके बाद MMD में जितने एग्ज़ाम है वो सब एग्ज़ाम MMD लेना लगा। जो मास्टर का, इंजीनियर का, जितना कैटेगरी है, ISB में इनलैंड स्टीम वेसल एक्ट 1 ऑफ 1917 में जितना कैटेगरी है, वो कैटेगरी का एग्ज़ाम लेने लगा। वो फॉर्म भरना से लेके सर्विस, कैसा क्या सर्विस जमा करना है, ये सब देने लगा। उसके बाद जो मिनिस्ट्री का अंडर में MMD चलता था इतना दिन में, वो 1949 में DG शिपिंग का एस्टेब्लिश हुआ।
तो मिनिस्ट्री का अंडर में है डीजी शिपिंग, जो डीजी शिपिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग वो एमएमडी को परिचालन करने लगा। पूरा भारत का जितना एमएमडी है वो परिचालन करने लगा। जो उसमें एमएमडी का काम था, ये जो कानून कायदा का मुताबिक इनलैंड वेसल का जो एग्ज़ाम देता है, बोले इंजन का साइड या तो मास्टर लोगों का साइड में डेक साइड, ये सब का सर्टिफिकेट देना, अथॉरिटी देना, एग्ज़ाम का एक स्टूडेंट को कैसा उसको परिचालन कैसा, उसको कैसे एग्ज़ाम देने का तरीका बताना, ये सब काम एमएमडी का था और डीजी शिपिंग का आदेश का मुताबिक चलता था। लेकिन जब कोई स्टूडेंट परीक्षा देने को जाता था, ऐसा भी कभी कभी हुआ है, एग्जामिनर एग्ज़ाम लेता है तो उस टाइम में वाइवा वॉइस एग्ज़ाम होता था। जो परीक्षा लेता था वो वाइवा वॉइस ओरल में परीक्षा लेता था, रिटन नहीं था। ओरल परीक्षा में ऐसा था कि आपका एग्ज़ाम में एग्जामिनर का सामने गया तो एक तो एग्जामिनर का सामने जाने का पहले ही हाथ पाँव कांपने लगता है, लेकिन एग्जामिनर का सामने जाने का बाद एग्जामिन परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने का बाद आपको ताबड़तोड़ रिजल्ट भी बता देता है। कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट बताता नहीं, जो कैंडिडेट है वो हाथ का तरफ देखते हैं कौन सा पेन पकड़ता है, ब्लू या रेड। अगर रेड पकड़ा तो फेल हो गया, अगर ब्लू पकड़ा तो आप पास हो गया। और कभी कभी खड़ा रहेगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी तो एग्जामिनर बोल देता है आप जाओ, बाद में आपको रिजल्ट बताता है। तो ऐसा बाहर आने का बाद भी एक अनशन करता है कि अपना रिजल्ट क्या हो गया, तो पियून को पकड़ता था, इसको पकड़ता, उसको पकड़ के वो रिजल्ट कैसा भी करके जान लेता था। और उसी दिन ही एक ब्लू चीट अथॉरिटी लेटर दे देता था कि आप पास हैं। अगर फेल भी हुआ तो थोड़ा तो पहले फेल हुआ तो दुख होता है, लेकिन कोई दुख नहीं है, क्योंकि पास होना तो आपको आगे का जगह है वो मिल जाता है। आपका कोई अगर सेकंड क्लास में है वो फर्स्ट क्लास का जगह मिल जाता था। चलाने का कैपेसिटी जो अथॉरिटी है बीएचपी का वो आपको ज़्यादा मिल जाता है, उसमें खुशी होता है। लेकिन अगर फेल भी हो गया तो उसमें अनुभव मिल जाता है कि आपका तैयारी सही नहीं है। कोई भी लड़ाई में जाने के पहले तो ये तैयारी होना ज़रूरी है। तो ये एक लड़ाई समझो, तो इसमें आपका दुख होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन आगे का तैयारी के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट हार्ड कवर देने के लिए 6 महीना टाइम देता है, तो आप जब ब्लू चिट जमा करता है फिर वो हार्ड कवर वो दे देता है। फिर हार्ड कवर देने का बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिल गया तो आप किधर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक कायदा के बारे में जो हम बताते हैं, अभी जो ये कानून 1917, इसमें थोड़ा थोड़ा खामियां भी रह जाता है। कुछ ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा, ऐसा कुछ खामियां रह जाता है तो वो मालूम पड़ जाता है। तो जैसे जैसे खामियां मिलता है वैसा वैसा उसको सुधारण होने को लगा। सुधारण होने लगा के बाद वो अमेंडमेंट बोलता है उसका, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए तो वो पहले अमेंडमेंट हुआ 1926 ऑफ 1920। लेकिन ये जो 1920 ये कायदा नहीं है, एक्ट नहीं है, उसको सुधारण अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट 1920 में हुआ, 6 ऑफ 1920। उसको बाद 13 ऑफ 1930, उसको बाद 58 ऑफ 1949, उसको बाद 38 ऑफ 1950, उसको बाद 26 ऑफ 1951, उसके बाद 1961, फिर 1977, 35 ऑफ 1977, उसके बाद 1 नवंबर 1986। इतना टाइम सुधारण किया, एक्ट को सुधारण किया। लेकिन
जो BHP है, जो चलाने का कैपेसिटी है, कैपेसिटी बढ़ाया नहीं। 1 नवंबर 1986 तक जो सेकंड क्लास ड्राइवर का 226, फर्स्ट क्लास ड्राइवर अप टू 565, जो इंजीनियर है एनी हाउस पर, बट बीच में एक लाइसेंस टू एक्ट लाइसेंस लाया था, रूल नंबर 22A में। बाद में वो अमेंडमेंट किया गया और सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल किया गया। जो लाइसेंस लाया था उसमें 960 BHP चलाने का अथॉरिटी था। तो उसको बारे में बाद में एक वीडियो मैं जारी करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा जो कैसा कैसा वो अमेंडमेंट हुआ इंजीनियर का। मेरे ख्याल से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से हमारा जो कॉलीग था, सब लोग मिल के हम लोग बहुत कोशिश किया इसका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल इसका लिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट 2001 में, महाराष्ट्र स्टेट 2001 में इसका फीस स्ट्रक्चर का उसमें सुधारण किया। तो जब भी एग्ज़ाम लेते MMD का पास, MMD का तो बहुत काम रहता है। जैसा 1958 का जो MS एक्ट, कोस्टल वेसल एक्ट, फिशिंग वेसल एक्ट, ये जो सब जहाज है जितना फॉरेन गोइंग शिप, इनको सर्वे, इनको माल लोडिंग, माल अनलोडिंग, इनका क्रू सेफ्टी, इनका जो कुछ है, इनको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ देखते देखते उनको इतना मॉडर्न आ गया, वो एग्ज़ाम नहीं ले सका। बीच में IB का तरफ ध्यान नहीं दे सका। जो IB एग्ज़ाम कैसे उसको कंडक्ट करेगा? हम लोग इतना साल तो कंडक्ट करके आता है, तो आपको तो कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, जो कलकत्ता में भी है और मुंबई में भी है, 1990 में वाटर ट्रांसपोर्ट का एस्टैब्लिश हुआ और वाटर ट्रांसपोर्ट MMB 1996 में एस्टैब्लिश किया। 1996 में MMB महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड गवर्नमेंट का संस्था है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अंडर में काम करेगा, उसका एस्टैब्लिश्ड हुआ। उनको काम क्या था? उनको काम था ये जो 720 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, जितना पोर्ट है यहाँ पे, ये पूरा महाराष्ट्र का पोर्ट कोस्ट लाइन का देखभाल करना, उसका कुछ रुपया वगैरह जो उठाने का है, जैसा कुछ लेवी देने का है, वो लेवी उठाने का है, जो और जो कुछ लाइसेंस देना है, कोई IB का छोटा छोटा वैसल चलता है उसको लाइसेंस देना है, उसको पैसेंजर के बस, ये सब काम, छोटा छोटा काम वो देखता था। तब MMD उनको साथ जो कैप्टन था, कैप्टन DF बाज, जो DF बाज कैप्टन एग्जामिनर एंड शिप सर्वेयर MMD मार्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट का था,
तो कैप्टन बाज साहब डीजी शिपिंग का जरिए या तो प्रिंसिपल ऑफिसर का खुद बात किया, टेलीफोनिक बात किया, टेलीफोन में बात किया, ये एग्ज़ाम आगे का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आप लोग हैंड ओवर कर लो, क्योंकि आईबी का तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे सका। बहुत दिन एग्ज़ाम बंद था, बहुत दिन एग्ज़ाम बंद हो गया था। आईबी का एग्ज़ाम कोई लेने का तैयार नहीं, एग्ज़ाम बंद हो गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का डिप्टी कंजर्वेटर का तरफ से लेटर दिया था, डीजी शिपिंग को साथ मिला भी था। मिलने के बाद फिर एमएमबी से, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से बात किया। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड बोला ठीक है, हम लोग एग्ज़ाम लेगा। ये 2005 की बात है जो बात हुआ। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एक लेटर लिखा 2006 में, प्रिंसिपल ऑफिसर मुंबई एमएमडी, और वो लेटर में मेंशन किया है कि ये लास्ट एग्ज़ाम जो है वो आप लोग ले लो, उसको बाद हम टेक ओवर कर लेगा। या तो ये एग्ज़ाम का अंदर में जो कुछ आप प्रोवाइड करो, आपका इंजीनियर प्रोवाइड करो, आप जगह प्रोवाइड करो एमएमडी का, फिर हम लोग सर्टिफिकेट भी दे देगा। उसका मुताबिक लास्ट एग्ज़ाम 2007 को जो हुआ, वो एमएमडी का जो सर्वेयर था, जो एग्जामिनर था, एग्जामिनर एंड चीफ सर्वेयर, वो लोग और एमएमबी ये दोनों मिल के संयुक्तपने एग्ज़ाम कंडक्ट किया और सर्टिफिकेट जो है वो एमएमबी का तरफ से दिया गया। अभी उसको बाद 2011 तक एमएमबी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एग्ज़ाम लेना लगा। इनलैंड स्ट्रीम वेसल एक्ट का मुताबिक तो एग्ज़ाम लेते रहा। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड में भी एग्जामिनर का शॉर्टेज होने लगा और स्टाफ शॉर्टेज का वजह से, और दूसरा जो पोर्ट है इतना एरिया है, जगह देखने का, पूरा नज़र रखने का उनको भी उनसे भी नहीं होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आईबी वैसल भी बढ़ गया। ये बार्ज से लेके ये आपका ये छोटा छोटा लॉन्च, पैसेंजर लॉन्च, ऐसा मुंबई में जैसे गेट ऑफ इंडिया का लॉन्च, ये इतना बहुत बर्डन हो गया उनके पास। तो उन्होंने वो एग्ज़ाम डीजी शिपिंग का थ्रू सीफेयरर ट्रस्ट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, जो इंजीनियर लोग हैं उनका एक इंस्टीट्यूट है, और जो कैप्टन लोग का भी एक एसोसिएशन है, दोनों ही रजिस्टर्ड है, उनका तरफ से बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सीफेयरर ट्रस्ट BES, सीफेयरर ट्रस्ट का 2005 में जन्म हुआ। 2005 में सीफेयरर ट्रस्ट का जन्म हुआ, लेकिन सीफेयरर ट्रस्ट ऑल इंडिया लेवल का जो जीपी रेटिंग का, सैलून रेटिंग का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करता था। अभी डीजी शिपिंग का तरफ से उनका बुलाया गया, उनका ऑफिसर लोग आया, सीफेयरर ट्रस्ट का मिस्टर सुब्रत मुखर्जी, मिस्टर श्याम कुमार, मिस्टर पीपी चुगानी आके इन्होंने हैंड ओवर एग्ज़ाम का लिया
और एग्ज़ाम 2011 से एग्ज़ाम लेना शुरू किया। जैसा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का जो एग्ज़ाम वाइवा वॉइस ओरल में होता था, सेम कंडीशन में वो लोग भी ओरल शुरू किया, ओरल एग्जाम लेना शुरू किया। उसमें जो निसार मोल्ला बेग का तरफ से मैंने भी मदद किया, बहुत क्वेश्चन वगैरह एग्ज़ाम का तरीका वगैरह और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बात हुआ था। उस टाइम ही वो लोग मैं 10th स्टैंडर्ड करने वाला था, लेकिन हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद वो रखा था 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद सीफेयर ट्रस्ट एग्ज़ाम लेते रहा, लेकिन सीफेयर ट्रस्ट एक सर्विस प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट संस्था नहीं है, इसलिए वो खुद सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशू नहीं कर सकता। इस वजह से सीफेयर ट्रस्ट पूरा सर्विस से लेके पूरा उसको क्या बोलते हैं, नाम जब आता है, पास जब होता है, एग्जामिन जब होता है, एग्जामिनेशन डेट, ये सब नेट में डाल देता था, MMB को दिखा के, और जब पास होता था वो रिजल्ट भी नेट में देने का पहले MMB का पास भेजता था, MMB उसको देखता था, देखने का बाद जब बोलता था तभी नेट में पब्लिश कर देता था। जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी तैयार करके रेडी करके MMB का पास भेज देता था। MMB जो MMB है वो उसको पर सिग्नेचर करता था, उनका रूल का मुताबिक जैसा था पहले वैसा सिग्नेचर करता था MMB का ऑफिसर। जो सिग्नेचर करने का बाद वो सर्टिफिकेट फिर सीफेयर ट्रस्ट का पास आता था। सीफेयर ट्रस्ट कैंडिडेट का जो एड्रेस दिया है, पता दिया है, वो पता पे बाई पोस्ट और कुरियर वो भेज देता था। ये प्रोसीजर था। उसके बाद जुलाई 2018 से क्राइटेरिया चेंज किया, सर्विस क्राइटेरिया और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सेफ्टी क्राइटेरिया सब चेंज किया। सीफेयर ट्रस्ट ने वो चेंज किया, वैसे सी कर दिया, मतलब 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि रिटिन एग्ज़ाम का लिए ये सब करना पड़ा। उसको भी विरोध हुआ था, लेकिन बात होने का बाद पता चला कि जो सेफ्टी कोर्स है, जितना सेफ्टी कोर्स है वो सेफ्टी कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करने के बाद ही एग्ज़ाम में जा सकता, क्योंकि अभी मॉडिफाइड इंजन आ गया, मॉडिफाइड शिप आ गया, जैसा aqua सिस्टम, जैसा डार्क पिलर सिस्टम, जैसा वैथ सिस्टम, ये सब सिस्टम का टग आ गया, बर्ज आ गया। तो ये इसका वजह से थोड़ा सा मॉडिफाइड सेफ्टी हो गया। तो इसके लिए सेफ्टी का कोर्स वो होना ज़रूरी है। इसके लिए सेफ्टी कोर्स करना पड़ेगा, तभी वो सर्विस भर सकता। और वो सब करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज उनको होना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रह गया। और बाद में वो रिटिन का एग्ज़ाम शुरू हो गया, रिटिन देने का। रिटिन में अगर आप पास हो गया तो आपका नेट में आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपको फेल हो गया तो फिर तैयारी करने के लिए आपको सर्टिफिकेट लेके, फेल सर्टिफिकेट लेके फिर तैयारी करना है। या तो आपको जो
नेट में नाम आने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे घर में पता में भेजते वैसा पता में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये सब सेफ्टी कोर्स होने का बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकता। ये जो मैं अभी बताया डेट से लेके जो कुछ इसका से मेरा ऊपर भरोसा करके दी, आप लोग जांच पड़ताल भी कर सकता, नेट में जाके जांच पड़ताल कर सकता, क्योंकि मेरा पास ये सब का प्रमाण, सबका सर्टिफिकेट है। मैं मेरा ब्लॉग में भी डाल दूँगा, आस्ते आस्ते मैं बताऊँगा और डाल दूँगा ब्लॉग में पूरा रिकॉर्ड। आप हमको प्रोत्साहित तो कीजिए आप लोग, तो मैं आगे आप लोग को बता सकूँ। इसका आगे भी मैं एमएमबी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का बारे में मैं बताऊंगा, जितना मुझे नॉलेज है वो मैं बता दूंगा डिटेल्स में, और सीफेयर ट्रस्ट के बारे में भी बता दूंगा डिटेल्स में। उसको बाद मैं शुरू करेगा एग्ज़ाम में। आप जो इंजन साइड का मेरा जो दोस्त लोग है अभी सेकेंड क्लास एग्ज़ाम में जा रहा है, तो उनका तो घबराहट बहुत होता है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम का दरवाज़ा में जाता है, तो उन लोग जो ग्रेजर से ऊपर तक जाता है, लेकिन उनका काम सब आता है, लेकिन बोलने का लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि काम आता है लेकिन वही काम को बोलने का लिए थोड़ा हिचकिचाता है एग्ज़ाम पे जाने के लिए। तो इसलिए उनका जितना मुझे नॉलेज है मैं थोड़ा गाइडेंस दे दूँगा। हमको आप लोग लाइक कीजिए, भरोसा कीजिए, और कभी भी ज़रूरत पड़ा तो मेरा नंबर जो है कभी भी आप फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप में किधर भी फ़ोन कीजिए 9819631432। थैंक यू।